सो हम बात कर रहे थे एफडी में होता क्या है बेसिकली। अगर आपके पास लमसम पैसा है, मान के चलो यू हैव 5 लाख रुपीज विथ यू राइट नाउ, तो सेविंग में भी रख सकते हो, एफडी में भी रख सकते हो। सेविंग में रखने का नुकसान क्या है बताएगा? सेविंग में रखने का नुकसान ये है कि इंटरेस्ट रेट कम है, ऑलमोस्ट 4% है। एफडी में रखोगे तो ऑलमोस्ट 8-9% तक जाएगा। दूसरा, सेविंग में वो पैसा तुम जब चाहे तब निकाल सकते हो। तो आपको 4 साल के बाद चाहिए, 5 साल के बाद चाहिए, तो वो रहेगा नहीं रहेगा गारंटी नहीं। जैसे अकाउंट में पैसे तो लोग जनरली निकाल लेते हैं, बट वही अगर एफडी में रहेगा तो हम बोलेंगे यार क्यों तोड़नी है एफडी, क्यों मैच्योर करनी है, तो वो थोड़ा सेफ रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए लोग फिर एफडी प्रेफर करते हैं। बट तुम्हारे पास इतने पैसा नहीं कि आप एक साथ एफडी में रख लो। एफडी तो 5 साल से स्टार्ट होते हैं, ऐसे कुछ नहीं। बट यू वांट 5 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ 5 years फ्रॉम टुडे। तो लाइक मराठी में बोलते हैं थेंबे थेंबे तळे साचे, मीन्स ईच ड्रॉप विल काउंट, राइट? सो आप क्या करोगे, एवरी मंथ के बेसिस पे 2000 5000 कुछ भी आप ले सके, मैं एवरी मंथ 5000 डिपॉजिट करूंगा। तो एक साल में 60,000 डिपॉजिट होगा, 5 साल में 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5 years 3 लाख तो डिपॉजिट हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट बन के वो 3,30,000 3,40,000 हो जाएगा मान के चलो। समझ में आ रहा है? तो आप एक साथ ज्यादा पैसा नहीं रख सकते, बट आप धीरे धीरे वो पैसा कर सकते हो। तो एक सेम अमाउंट, एक कोई भी अमाउंट आपने डिसाइड की है, दैट अमाउंट यू विल डिपॉजिट फॉर व्हाट, ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट ए रेगुलर इंटरवल एवरी मंथ। आपकी चॉइस है, मंथली करना है, डेली करना है, क्वार्टरली करना है, 6 मंथली करना है, ईयरली करना है, तुम्हारी चॉइस। आरडी रिकरिंग मतलब रिपीटेटिव, रिकरिंग मतलब रिपीटेटिव। आप वो एक अमाउंट रिपीटेटिव बेसिस पे क्या करोगे, बैंक में डिपॉजिट करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड देन राइट, एक पीरियड के बाद आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगी। एक लमसम अमाउंट एक पीरियड के लिए डिपॉजिट कर रहे हो, वो है तुम्हारी एफडी। एक फिक्स्ड अमाउंट रिकरिंग बेसिस पे एक लॉन्ग पीरियड के लिए डिपॉजिट कर रहे हो, उसको बोलते हैं आरडी। समझ में आ रहा है? तो वैसे हो गया, उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, और बहुत कॉमन है। लाइक सुकन्या, वो जो तुम्हारा है ना, सुकन्या समृद्धि योजना, कुछ तो उसमें ऐसे है कि कुछ अमाउंट डेली मंथली बेसिस पे डालते जाओ, 4-5 साल कुछ तो रखना है, एंड उसके बाद वो डबल हो जाएगा, ऐसे कुछ तो स्कीम है उसकी। आई डोंट नो कितना हो जाएगा, बट कि वो पैसा बढ़ जाएगा, और थोड़ा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपेरेटिव बाकी आरडी, क्योंकि वो लड़कियों के लिए गवर्नमेंट ने खुद एक स्कीम निकाली है। सो वैसे सो जस्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आरडी एक बहुत कॉमन है। विलेजेस में पोस्ट ऑफिस में जाके लोग आरडी करते हैं, बिकॉज विलेजेस में बैंक्स नहीं है। समझ में आ रहा है? विलेजेस में बैंक्स नहीं, तो बैंक्स के लिए कौन काम करता है विलेजेस में? बैंक्स के लिए काम करने वाले पोस्ट ऑफिस। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, स्वदेश मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, नहीं देखी? इट्स गुड मूवी, कभी देखो, इट्स रियली गुड मूवी। स्वदेश मूवी में वो दिखा है, पोस्टमैन होता है उधर, वो शाहरुख खान को हर चीज में हेल्प करता है, मतलब लोगों से मिलना, या शाहरुख यूएस से रिटर्न होता है ना, तो उसको लाइक लोगों से पहचान करवा के देना, वहां के प्रॉब्लम्स क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, उसके लिए वो शाहरुख खान को हेल्प करता है, बिकॉज ही नोज एवरीथिंग। और उसको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी भी पता होती है, तो लोगों के मनी ऑर्डर्स वगैरह पता है ना, मनी ऑर्डर के थ्रू तुम पैसे भेजते हो वगैरह, राइट? तो गवर्नमेंट ने ये पोस्ट मास्टर पे काम डाला है, ये सब काम तुम करो। लोग जो भी तुमकी आरडी रहेगी, तुम कलेक्ट करके बैंक में जाके तालुका प्लेस पे, डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जाके उसको डिपॉजिट करना होगा। पेंशन भी आजकल विलेजेस पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही डिसबर्स की जाती है, बिकॉज इतने अभी भी बैंक्स नहीं है विलेजेस साइड पे, राइट? मतलब अगर एकदम रिमोट विलेज में जाओगे तो वहां पे तुम्हें लगता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र होगी या लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगी, नहीं होगी। उस केस में एवरीथिंग इज डन थ्रू पोस्ट ऑफिसेस। पोस्ट ऑफिसेस भी बैंक जैसा काम करते हैं। आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट वगैरह, ऐसे भी स्कीम्स होते हैं, राइट? तो वैसे ही कुछ, क्योंकि लोग पोस्ट ऑफिस में जाते हैं विलेजेस साइड में, वहां पे सब उनके थ्रू ही काम किए जाते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट हर विलेजेस में पोस्ट ऑफिस है, इतना तो इंडियन पोस्ट राइट वाइड स्प्रेड है। तो राइट, वो होता है तुम्हारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें मिलता है? एफडी। अगर एक पीरियड सेम रखते हो आपको सपोज 3 साल के लिए पैसे रखने वाले, तो एफडी में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा।
उससे थोड़ा कम किस में मिलेगा, आरडी में, उससे कम मिलेगा सेविंग्स में, और एकदम कम मिलेगा वो करंट अकाउंट में। पहले तो बात, करंट अकाउंट का इंटेंशन ही नहीं है, राइट, पैसे सेव करना। वो बिजनेस के लिए डे टू डे बेसिस पे जो पैसे चाहिए ना, उस पे वो काम करेगा। उसका इंटेंशन नहीं है कि तुम्हें सेव के लिए पैसे रख रहे हो तुम लोग, सेविंग करने के लिए। सो ऐसे 4 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। ऐसे 4 टाइप्स के क्या होते हैं, अकाउंट्स होते हैं बैंक में। ये हो गए तुम्हारे डिपॉजिट अकाउंट्स। ये कौन से अकाउंट हो गए, डिपॉजिट। लोन के भी अकाउंट्स होते हैं, अलग अलग लोन्स होते हैं। डिपॉजिट में हम बैंक में पैसे रखते हैं, बराबर, उसको बोलते हैं अकाउंट होल्डर्स, ठीक है, डिपॉजिट होल्डर्स, अकाउंट होल्डर्स। और बैंक्स, अगर आप देखोगे ना, बैंक की भी कंपटीशन रहती है, किसके पास ज्यादा डिपॉजिट्स हैं, उनका भी बिजनेस है ना ये। देखो, वो हम लोगों से पैसे लेंगे और हमें इंटरेस्ट देंगे, और वही जो पैसे उन्होंने हमसे लेके रखे हैं वो किसी और को लोन बोल के देंगे ना। जो हम पैसे रखते हैं उनमें से वो लोन देते हैं ना। व्हाई दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट, टू गिव द लोन। बैंक का बिजनेस क्या है, लोगों से लाइक डिपॉजिट एक्सेप्ट करके उन्हीं डिपॉजिट में से क्या करना है, लोन देना है। सो कोई लोग लोन लेने के लिए भी बैंक में जाते हैं, कोई पैसे रखने के लिए जाते हैं, और कोई पैसे लेने के लिए, लोन लेने के लिए जाते हैं। अब ध्यान देना, बैंक, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा डिपॉजिट है और तुमने लोन लिया है, इंटरेस्ट रेट कहां पे ज्यादा रहेगा दोनों में से, लोन पे। क्योंकि बैंक क्या करती है, जब बैंक ने डिपॉजिट ली है, मान के चलो बैंक 4% इंटरेस्ट देती है, तो जब बैंक डिपॉजिट लेगी तो बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा 4%, और बैंक सामने वाले को लोन देगी तो उससे लेगी मान के चलो 8%, तो बैंक का प्रॉफिट हो गया 4%। बैंक ये काम करती है, दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग, दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग। ये तो बैंकिंग होता है। बैंकिंग क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करो और लोन दे दो। साहूकार वगैरह करते थे पहले विलेजेस साइड पे, अब उन पे बंदी आ गई है, प्रोहिबिशन है, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट भी करते थे, राइट। आपने मूवीज भी देखी होंगी, मराठी मूवीज वगैरह कभी देखा होगा, उसमें साहूकार वगैरह कंसेप्ट होते थे। वो लोग लोगों से पैसे लेते थे, फिर अगर वो पैसे रिटर्न, लोगों को पैसे लेते थे, अगर पैसे रिटर्न नहीं किए तो उनकी जमीन वगैरह लेते थे, राइट। अब वो इंडिया में बंद हो चुका है, राइट। तो बैंक्स लोगों से पैसे लेती है और लोगों को, जिनको लोन चाहिए उनको लोन अवेलेबल करवा के देती है। एंड इंडिया में बैंकिंग नेटवर्क तभी भी बहुत स्ट्रांग है, बट वो और भी बढ़ रहा है, ऐसे नहीं कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। सो ये समझना इंपॉर्टेंट है। इन सब बैंकिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन है इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। पूरे इंडिया में जितने भी बैंक्स है, सबको कंट्रोल करने के लिए अपेक्स अथॉरिटी, अपेक्स मतलब टॉप मोस्ट, दैट अथॉरिटी इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। क्लियर है। ऐसे हर कंट्री की खुद की सेंट्रल बैंक होती है, खुद की मेन बैंक होती है। इंडिया में लाइक आप यूएस में जाओगे, वहां पे फेडरल बैंक। यूएसए में, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका में क्या है, राइट, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका है। हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। हर एक नाम अलग है, काम वही है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। नाउ लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ। तो यहां तक अगर आपको क्लियर हुआ है कि कौन से 4 टाइप्स के डिपॉजिट, हमारा एक्चुअली एज ए बिजनेस, राइट, हमारे डे टू डे पैसे के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, करंट अकाउंट। हमारे डे टू डे पैसों के लिए कस्टमर हमें किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे, करंट। हम हमारे सप्लायर्स को किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, करंट। किसके थ्रू ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट। कस्टमर हमें जो पैसे, आप गूगल पे करते हो ना, एग्जांपल आपने वड़ा पाव परचेस किया, जूस परचेस किया, आप वहां पे स्कैन करते हो, वो इट इज लिंक टू इज करंट अकाउंट, उसके करंट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। उसको पेमेंट करना होगा, चेक साइन वगैरह करके सामने वाले को, या वो भी गूगल पे वगैरह कर सकता है सामने वाले को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये सब ट्रांजैक्शन होते हैं किसके थ्रू, करंट अकाउंट। तुम एज ए कस्टमर, तुम्हारे पास सेविंग्स अकाउंट है, तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट से पैसे उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, बिकॉज वो क्या कर रहा है, बिजनेस। तो उसका अकाउंट कौन सा रहेगा, करंट अकाउंट। यहां तक क्लियर है। नाउ आगे लिखो, स्क्रीन शेयर हो गई।
ध्यान देना, ठीक है। देन हाँ, ऐसे नहीं कि उधर पैसे रहे मतलब एकदम सेफ रहा, ऐसे नहीं होता है। आजकल बैंक्स का क्या होता है, राइट, अगर कोई बैंक डूब गई तो क्या करोगे, ऐसे आपने सिनेरियोज भी देखे होंगे, पैसे डूब गए, सुना है कभी कि बैंक में पैसे थे और डूब गए, सुना है क्या ऐसे, कभी होता है, बहुत बार होता है, बहुत कॉमन है ये चीज, पैसे डूबना बहुत कॉमन चीज है आजकल, समझा। कि बैंक की भी गारंटी नहीं है, जनरली कोऑपरेटिव बैंक्स में ज्यादा स्कैम्स होते हैं। कौन से बैंक्स में, कोऑपरेटिव, क्यों रे, बिकॉज जनरली कोऑपरेटिव बैंक नाम ही कोऑपरेटिव है, वो जनरली उसमें ये तुम्हारे पॉलिटिशियंस वगैरह ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, राइट, वो एक धंधा ही बन चुका है। ऐसे लोगों से क्या करते हैं, एक और चीज, हाँ ध्यान रखना, ये चीज पता होनी चाहिए। सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स होते हैं बैंक में, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स, तुम उसमें गहने वगैरह रखते हो, सेफ घर में रखने से बैंक में रखो, बराबर, बट तुम्हें पता नहीं है अगर वहां से चोरी हो गया तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की नहीं। हाँ, ये टर्म्स एंड कंडीशंस में होता है, लोगों को पता ही नहीं होता, आप साइन करके आते हो, क्या तुम थोड़ी पढ़ते हो, इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करते टाइम उधर टर्म्स एंड कंडीशन थे, कभी देखे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, वैसे ही है, हर जगह पे टर्म्स एंड आप एक्सेप्ट करते हो ना, तो उसमें होता है टर्म्स एंड कंडीशन, अगर जो आपने सेफ डिपॉजिट होल्ड में आप कुछ डॉक्यूमेंट रख सकते हो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, 7/12, इंडेक्स टू, राइट, ज्वेलरी, घर में रखने से उधर सेफ है, बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि अगर उसमें से कुछ हो गया, चोरी हो गया, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की है। ये लोगों को पता ही नहीं होता, ऐसे केसेस बहुत सारे हुए हैं, बैंक हाथ ऊपर कर देते, बोलते हम आपने साइन किया, देखो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आरबीआई भी इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की नहीं होती है, तुम्हारी होती है, तो तुम रख रहे हो तो तुम्हें, राइट, चाबी तुम्हारे पास होती है, बैंक के पास नहीं होती उसकी। आपने हैरी पॉटर देखा होगा, हैरी पॉटर में सेफ डिपॉजिट हॉल देखा है, नहीं देखा है, अरे वो नहीं क्या, वो इसका समझा, वो स्टोन होता है उधर रखा होता है, या उसके मम्मी पापा ने पैसे रखे होते हैं उसके लिए, राइट, वो लास्ट पार्ट में तोड़ देता है वो पूरी बैंक, देखा है क्या वो वाला, वो काइंड ऑफ दैट, ठीक है। आगे फाइन चालू कर रहे हैं, ठीक है, नहीं मैं इसे चालू करता हूँ, देखो, ठीक है। सो ऐसे वो है तुम्हारा सेफ डिपॉजिट और की कंसेप्ट। आगे आगे लिख लेना नाउ, राइट, अब हमें चेक्स के बारे में समझना है, चेक्स, मैडम, चेक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट which is used while accepting or making the payment. It is an instrument used to settle the transaction. It's an instrument used to settle the transactions. Settle the transactions. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू सेटल द ट्रांजैक्शंस। मैडम अब चेक्स के मामले में क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ध्यान देना, देयर इज ए मिस्टर राम, लिख लेना, परचेस्ड लैपटॉप, चार्जर चाहिए इसका, मिस्टर राम परचेस लैपटॉप फ्रॉम, ठीक है, विजय सेल्स फॉर ₹40,000, ठीक है, ही इश्यूज चेक in favor of Vijay Sales to settle the transaction.
टू सेटल द ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन सेटल करने के लिए उसने क्या किया, चेक के थ्रू क्या कर रहा है, वो पेमेंट कर रहा है, ध्यान देना। ठीक है, तो यहां से मैं आपको समझाऊंगा चेक का क्या क्या हमारे सिलेबस में है। ठीक है, टू सेटल द ट्रांजैक्शन। ठीक है, ध्यान देना, इसमें है राम, उसकी बैंक है, राम का अकाउंट किसमें है, मान के चलो राम का अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक, बराबर। विजय सेल्स, इनका अकाउंट है एचडीएफसी बैंक में, कौन सा अकाउंट में, इनका एचडीएफसी बैंक में। आईसीआईसीआई में भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, बट मैंने अलग बैंक रखा है जानबूझ के। यहां पे राम will issue check to whom, Vijay Sales. Ram issue check to Vijay Sales, and Vijay Sale will deposit that check in his bank. He will they will deposit the check. समझा? विजय सेल ने राम ने किसको चेक इश्यू किया, विजय सेल्स को, उनको चेक दिया, तो विजय सेल्स वाले वो चेक लेके कहां पे जाएंगे, उनके एचडीएफसी बैंक पे जाके वो चेक क्या करेंगे, डिपॉजिट। फिर एचडीएफसी बैंक वो चेक किसको प्रेजेंट करेगी, आईसीआईसीआई बैंक को। एचडीएफसी बैंक विल प्रेजेंट द चेक, एंड फिर आईसीआईसीआई बैंक विल ट्रांसफर द फंड्स, विल ट्रांसफर द फंड्स। समझा, पेमेंट कैसे हो गया, राम ने विजय सेल को चेक दिया, विजय सेल्स वाले ने वो चेक उनके, वो क्या राम के बैंक में नहीं गए, वो किसके बैंक में गए, खुद के बैंक में, जिधर उनका अकाउंट है उस बैंक में गए। तुम्हें चेक तुम्हारे अकाउंट में डिपॉजिट करना है, जिसने तुम्हें चेक दिया उसके बैंक में नहीं जाकर डिपॉजिट करना है, तुम्हें तुम्हारे बैंक में डिपॉजिट करना है। तुम्हारा अकाउंट एचडीएफसी में, तुम एचडीएफसी में गए, ठीक है, फिर तुमने एचडीएफसी में चेक क्या किया, डिपॉजिट। राम चेक इश्यू कर रहा है, विजय सेल्स वो चेक डिपॉजिट कर रहा है उनके बैंक में, फिर उनकी बैंक एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक को चेक क्या करेगी, प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, दे विल प्रेजेंट द चेक फॉर द पेमेंट, बोलेंगे ये ले लो चेक, हमें पेमेंट करो। फिर आईसीआईसीआई बैंक वो पैसे राम के अकाउंट से निकाल के विजय लाइक एचडीएफसी को पैसे देंगे, और एचडीएफसी वाले वो पैसे किसको देंगे, विजय सेल्स को। समझा नहीं समझा? तो यहाँ पे ये सर्कल समझ में आ गया, कैसे सर्कल कंप्लीट हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, राम किसने चेक इश्यू किया है, राम ने चेक इश्यू किया किसको, विजय सेल्स को। राम का अकाउंट किस बैंक में, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक इज कॉल्ड एज, राम का अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक इज कॉल्ड एज ड्रॉवी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक इज कॉल्ड एज ड्रॉवी बैंक। राम जिसने चेक ड्रॉ किया है, he draws the check and he issues the check, वो चेक ड्रॉ करके क्या करता है, इश्यू करता है, ड्रॉ एंड इश्यूज द चेक, वो चेक ड्रॉ करके क्या करता है, इश्यू करता है, he is called as drawer of the check। आप उसको बोलते हैं ये ड्रॉवर है, समझा, वो कौन रहेगा, ड्रॉवर। वो चेक साइन करके देगा ना, राम को विजय सेल को पेमेंट कर दो, चेक ड्रॉ करके साइन करके देगा, एंड विजय सेल्स इज कॉल्ड एज, आपको पे, दिस चेक इज मेड पेएबल टू, किसको पे करना है, विजय सेल्स, विजय सेल्स इज कॉल्ड एज पेई। 1, 2 and 3, हर चेक में 3 पार्टीज होते हैं,
देयर आर 3 पार्टीज टू चेक। एक जो चेक इश्यू कर रहा है वो ड्रॉवर, तुम जिसको चेक इश्यू कर रहे हैं वो पेई, द पर्सन टू हुम द चेक इज मेड पेएबल। किसको चेक पेएबल है? विजय सेल्स को। वो चेक तुम्हें मिल गया तो तुम्हें पैसे मिलेंगे क्या? नहीं, बिकॉज इट इज नॉट मेड पेएबल टू यू, इट इज मेड पेएबल टू विजय सेल्स। सो विजय सेल्स बिकम्स पेई ऑफ द चेक। एंड ये चेक किस बैंक, कौन सी बैंक पे करने वाली है? आईसीआईसीआई बैंक पे करने वाली है विजय सेल्स वालों को, राइट? किसके अकाउंट से पैसे निकाल के? राम के अकाउंट से पैसे निकाल के वो किसको देने वाले? विजय सेल्स। सो इट इज द आईसीआईसीआई बैंक इन दिस एग्जांपल, जिसको बोलते हैं ड्रॉवी बैंक। मतलब राम ने आईसीआईसीआई बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है। राम ने आईसीआईसीआई बैंक को क्या इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप किसको पेमेंट करो? विजय सेल्स को पेमेंट करो ऑन माय बिहाफ। मेरे बिहाफ पे आप किसको पेमेंट करो? विजय सेल्स को। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं चेक। तो जब राम चेक ड्रॉ करेगा उसका फॉर्मेट लिख लेना, फॉर्मेट, ठीक है? चेक रेक्टेंगल साइज होता है, स्क्वायर नहीं होता, बराबर? देखा होगा तुम लोगों ने चेक, स्कूल की फीस वगैरह पे करते टाइम भी देखा होगा, राइट? सोसाइटी मेंटेनेंस वगैरह, ठीक है? देन आगे यहां पे आ जाएगा, ध्यान देना, यहां पे होती है डेट, डेट ऑफ द चेक। डेट इज, आज की तारीख डाल देते हैं, क्या है? 21 जुलाई 2022, 21 जुलाई 2022 इज द डेट ऑफ द चेक। इस दिन चेक इश्यू हो रहा है, इस दिन चेक बन रहा है, ठीक है? फिर यहां पे होता है पे टू, और पूरी लाइन यहाँ पे ब्लैंक होती है, और एंड में लिखा होता है और बियरर। ऐसे एक लाइन होती है, और एंड में लिखा होता है और बियरर। समझाने वाला व्हाट डू यू मीन और बियरर? सम ऑफ, ठीक है? और यहाँ पे होते हैं, एक ऐसे बॉक्स होता है जनरली, और यहाँ पे आप रुपीज किस पे लिखते हो? इन फिगर, इन नंबर्स। देन ठीक है, फिर इधर उस बैंक के डिटेल्स रहेंगे, आईसीआईसीआई बैंक। ये राम चेक इश्यू करे ना, तो राम के पास किस बैंक का चेक रहेगा? आईसीआईसीआई बैंक। और यहाँ पे सपोज मान के चलो, राइट, आईसीआईसीआई बैंक कैंप ब्रांच, उनका कैंप ब्रांच का हम इश्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे रहेगा अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर, इट कैन बी एनीथिंग। एलियन डिजिट, डिपेंड्स, ऐसे कुछ नहीं है। आजकल कोई बैंक तुम्हारा मोबाइल नंबर के तुम्हारा अकाउंट नंबर बना देते हैं, तो याद रखने की जरूरत नहीं। स्टाइल मतलब कस्टमर को लाने के लिए आप कुछ भी अकाउंट नंबर, तुम्हें क्या चाहिए वैसे करवा के देते हैं, समझा? तुम्हें कुछ फैंसी नंबर चाहिए, हम करवा के देंगे। अकाउंट नंबर उनकी इज्जत रहेगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं होता अकाउंट नंबर की, इतने डिजिट का अकाउंट नंबर होना चाहिए, इतने डिजिट का होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। फिर इधर रहेगी राम की सिग्नेचर, राम साइन करेगा यहाँ पे, बराबर? एंड एकदम बॉटम ऑफ द चेक यहाँ पे होता है चेक नंबर, विच इज ऑलवेज 6 डिजिट।
और बाकी भी चीजें होती है MICR वगैरह, वो अपने को अपनी कोई लेना देना नहीं है। ये होता है तुम्हारा चेक का फॉर्मेट, ध्यान देना। ये होता है तुम्हारा किसका फॉर्मेट? चेक का फॉर्मेट। और बियरर, BEARER, बियरर कभी वर्ड सुना है? बियरर, टॉर्च बियरर, नहीं सुना वर्ड? टॉर्च बियरर, कैन लाइक वो मशाल लेके दौड़ता है, इज अ टॉर्च बियरर। ओलंपिक्स में वगैरह, इज अ टॉर्च बियरर। फ्लैग बियरर, ओलंपिक्स में कोई फ्लैग लेके जा रहा है हमारा। बियरर मींस होल्डर, बियरर मींस होल्डर। कॉमन मैन के लैंग्वेज में उसको बियरर मतलब बोलते हैं होल्डर। आपने देखा होगा कि वो टॉर्च लेके दौड़ रहा है, वो सामने वाले को देता है, फिर वो लेके आगे जाता है, वो किसी और को देता है, और आप डेस्टिनेशन तक लेके जाते हो। दे आर द बियरर्स। हम किसी को बोलते हैं यू आर आवर टॉर्च बियरर, मतलब तू हमारा, तेरे हिसाब से हम चल रहे हैं। बियरर मींस होल्डर, इन सिंपल वर्ड्स बियरर मींस होल्डर। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस। ये तुम्हारा चेक का फॉर्मेट है, ध्यान देना। अब राम किसको चेक इश्यू कर रहा है? विजय से। तो राम ने 21 जुलाई 2022 को क्या किया? राइट, 21 जुलाई 22 को राम ने चेक इश्यू किया। तो पे टू होम, किसको पे करना है? विजय से। पे टू विजय सेल्स, सम ऑफ हाउ मच? रुपीज 40,000। कितना? 40,000 ओनली, 40,000 ओनली, राइट। हाउ मच? 40,000। फिर आप यहाँ पे अमाउंट इन फिगर्स लिखोगे, बराबर। एंड देन यहाँ पे तुम्हारी क्या रहेगी? सिग्नेचर। हो गया चेक कंप्लीट। पे टू विजय सेल्स, सम ऑफ रुपीज 40,000 ओनली। तुमने ये जो लिखा है ना, दिस इज यू आर टू राइट, दिस डेट यू आर टू राइट, दिस अमाउंट यू आर टू राइट, दिस अमाउंट यू आर टू राइट, एंड यू आर टू राइट। बाकी सब चीजें ऑलरेडी क्या होती है? प्रिंटेड होती है। वो ऑलरेडी क्या होती है? प्रिंटेड होती है। समझा ही नहीं समझा? वो बाकी सब चीजें क्या होती है मैडम? प्रिंटेड होती है। वो अलग से लिखनी होती है तुम्हें? नहीं, तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स जैसे करना है। जो मैंने जिसको हाईलाइट किया वो तुम्हें, ये चेंज होता रहेगा चेक टू चेक। और मैडम ये नंबर भी एंड में चेंज होता रहेगा, समझा? एवरी चेक विल हैव ए यूनिक नंबर। अब ध्यान देना, और जनरली चेक नंबर इज ऑलवेज ए 6 डिजिट नंबर। चेक नंबर हमेशा 6 डिजिट ही होता है, इसलिए मैंने 1 2 3 4 5 6 लिखा है, मतलब समझने के लिए। इट इज ऑलवेज ए 6 डिजिट नंबर। मतलब चेक बुक, चेक के एंड में जो 6 डिजिट नंबर होता है ना, वो होता है चेक नंबर। आप इसको बोलते हैं चेक नंबर। समझा? तो आगे कोई अमाउंट लिख दिया 40,400, फिर ओनली लिखने से वहां पे फुल स्टॉप आ गया, बराबर। तो अगर 40,000 लिख के छोड़ दिया, किसी ने वहां पे कुछ ऐसे फिर इसको गलती से ऐसे 8 करके लिख दिया 800, देन ऐसे ना करे, इसलिए। समझा? ठीक है, अब ध्यान देना, ये आ गया चेक। ध्यान देना, ये चेक का फॉर्मेट समझ में आ गया। इसमें द पर्सन हु साइंस द चेक, किसने चेक साइन किया है? जो पे कर रहा है वो साइन करेगा ना। हु इज दैट? राम। आप राम को क्या बोलते हो? ड्रॉवर ऑफ द चेक। आप क्या बोलते हो? ही इज ए ड्रॉवर। द पर्सन हु ड्रॉज द चेक, जो ड्रॉ कर रहा है, जो लिख रहा है, जो चेक साइन कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो द पर्सन हु हैज टू मेक द पेमेंट हैज टू ड्रॉ द चेक। जिसको पेमेंट करना है वो चेक ड्रॉ करेगा ना, सामने वाले के जिसको पेमेंट करना है। द पर्सन, तो लिख लेना व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉवर। पार्टीज टू चेक लिखना, पार्टीज टू चेक, पार्टीज टू ए चेक। किसी भी चेक में 3 पार्टीज होती है। फर्स्ट इज ए ड्रॉवर ऑफ चेक,
the person who draws, signs and issues the check. Issues the check. समझा? Are yes or no? Second, what is the drawee of the check? आपने राम ने चेक किस बैंक पे निकाला है? वो खुद के बैंक पे चेक निकालेगा ना. तुम चेक कौन से बैंक पे निकालोगे? खुद के बैंक पे. तो ICICI बैंक becomes drawee. So drawee is the person, is a bank actually, is the bank on which check has been drawn. Check has been drawn. जिस बैंक पे चेक ड्रॉ किया गया है उस बैंक को बोलते हैं ड्रॉवी बैंक. समझा? अगर तुम्हारा अकाउंट मान के चलो एक्सिस बैंक में है तो तुम किस बैंक पे चेक ड्रॉ करोगे? तुम्हें किसी को पेमेंट करना है तो तुम किस बैंक का चेक इश्यू करोगे? एक्सिस बैंक. तो यू बिकम ड्रॉवर, एक्सिस बैंक बिकम्स ड्रॉवी. ठीक है. तीसरा, पेई ऑफ द चेक. तीसरा पार्टी होता है पेई ऑफ द चेक. कौन है पेई ऑफ द चेक? यहाँ पे हमारे विजय सेल्स. द पर्सन इन हुज फेवर चेक इज ड्रॉन. Check is drawn and is made payable. And is made payable. किसको चेक पेएबल है? Is made payable. किसको चेक इश्यू कर रहे हो आप? जिसको पेएबल है चेक, that is called as payee of the check. समझा या नहीं समझा? तीन पार्टी चेक को समझ में आ गया. इसमें HDFC का किधर रेफरेंस भी है क्या? विजय, मुझे क्या पता विजय सेल का किसमें अकाउंट है? किसी में भी रहने दो. अगर HDFC में तो HDFC डिपॉजिट कर भाई. तेरा सपोज ICICI में तो तू भी ICICI में डिपॉजिट कर. कोटक में तो कोटक में जाके डिपॉजिट कर. मुझे क्या लेना देना उसका अकाउंट कहाँ पे? मैं पेमेंट कर रहा हूँ, मेरा अकाउंट ICICI में, तो मैंने ICICI चेक तुम्हें इशू किया, तू किधर भी डिपॉजिट कर, मुझे क्या लेना देना? क्या कहाँ पे भी चेक पे ये पेई के बैंक का रेफरेंस आ गया? नहीं. अरे समझा नहीं समझा तुम्हें? तो ये समझना इंपॉर्टेंट है कि देयर आर थ्री पार्टीज टू चेक. मतलब ये कौन आ गया तुम्हारा? पेई. विजय सेल्स कौन आ गया? पे टू. लो क्या वो होता है तुम्हारा? पेई. पे टू लिखा है. पे टू होम विजय सेल्स, सम ऑफ रुपीज 40,000. और ध्यान देना, जनरली चेक को ऐसे क्रॉस किया जाता है. क्यों किया जाता है समझाता हूं. और इसमें लिखते हैं अकाउंट पेई. क्या लिखते हैं? A/C मतलब अकाउंट, A/C मतलब अकाउंट पेई. ध्यान देना. अब मैं आपको मजा दिखाता हूं. अलग अलग टाइप्स ऑफ चेक्स. ये लिख लेना फिर मैं समझाता हूं. दिस इज अकाउंट पेई क्रॉस चेक. इस चेक का टाइप है अकाउंट पेई क्रॉस चेक. अब ध्यान देना, मैं आपको समझाता हूं अलग अलग टाइप्स ऑफ चेक. यहाँ पे आपको लिखना नहीं, जस्ट समझना है. फर्स्ट चेक इज अ बेयरर चेक. फर्स्ट चेक, आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट विथ यू. ये PDF में शेयर कर दूंगा, बाद में आप लिख सकते हो. पहले समझ लेना बेयरर चेक. बेयरर चेक वो चेक होता है, द चेक इन विच name of payee is not written. In which name of payee is not written.
मतलब यहाँ पे ये और बेरर को तुम कैंसिल करते हो पेन से, और बेरर को तुम क्या करते हो, कैंसिल करते हो पेन से। अब क्योंकि वहां पे आपने विजय सेल्स का नाम लिखा है ना, अब ध्यान देना, व्हाट डू यू मीन बाय, राइट, व्हाट डू यू मीन बाय बेरर चेक। सपोज तुम्हें बेरर चेक इश्यू करना है, ध्यान देना, तो इसमें विजय सेल्स का नाम रहेगा क्या, नहीं, डेट आ गई, ये भी नहीं रहेगा, और यहाँ पे बेरर, आप बेरर को कैंसिल करोगे क्या, नहीं, ये चेक हो गया बेरर चेक। इसमें और तुम्हारी इसमें फर्क क्या है, क्या मैंने यहाँ पे लिखा है कि मुझे विजय सेल्स को पे करना है, नहीं, मैंने लिखा पे टू होम बेरर। अब मेरा सेंटेंस क्या हो गया, पे टू बेरर सम ऑफ रुपीज 40,000। समझा, पढ़ना आ रहा है इंग्लिश, क्या लिखा है इधर, क्या लिखा था, पे टू विजय सेल्स, और बेरर को मैंने क्या किया था, कैंसिल, पे टू विजय सेल्स सम ऑफ रुपीज 40,000। अब यहाँ पे क्या है, पे टू बेरर, क्या यहाँ पे मैंने नेम ऑफ द पे लिखा है, मतलब ये चेक किसको पे करना है, लिखा है किधर, किसको पे करना है, नहीं, ये चेक उसको पे करो जिसके पास ये जाएगा। ये करेंसी नोट जैसे हो गया, क्या करेंसी नोट में तुम्हारा नाम लिखा होता है, तुम थोड़ी बोलते मैं करेंसी नोट जिसके हाथ में जाएगी उसके पास, वो उसका ओनर हो गया, वैसे ये चेक जिसके हाथ में जाएगा ये उस चेक का ओनर हो गया। होल्डर ऑफ दिस चेक विल बिकम ओनर ऑफ दिस चेक। ये चेक तुम्हें मिलता है, तुम रास्ते से जा रहे हो, तुम्हें रास्ते में गिरा हुआ चेक मिल गया, इस चेक का तुम्हें कोई यूज है क्या, ये चेक किसको पे करने को बोला है, क्या तुम्हें मिल सकता है पैसा, नहीं, बट अगर ये वाला चेक तुम्हें मिल जाता है, you will become owner of the check because bearer becomes owner of the check। तो bearer check वो चेक होता है जिसमें name of the payee is not written, is not mentioned, मतलब it is made payable to whom, bearer। ये चेक जिसके हाथ में जाएगा उसको 40,000 रुपीज मिलेंगे, राम के अकाउंट से उसको 40,000 रुपीज मिलेंगे, बट ये चेक रिस्की होता है क्योंकि मिस हो गया, हो गया। हा करू हरवलं तर करू शकता, बट अगर तब तक क्लियर हुआ होगा तो। अब सपोज ये चेक मुझे मिल गया, ये चेक मुझे मिल गया, मेरे पास दो तरीके इस चेक को इनकैश करने के। इनकैश करना मतलब इसके आगे 40,000 लेने के। एक, मेरा अकाउंट मान के चलो कहाँ पे, कोटक महिंद्रा में, मुझे ये चेक मिला है, मैं देख रहा हूँ यार इधर नेम ऑफ पे नहीं है, ये बेयरर चेक है, 40,000 है, तो मैं दो तरीके से पैसे निकाल सकता हूँ। एक, मेरा अकाउंट कोटक महिंद्रा में, मैं कोटक महिंद्रा में जाके चेक डिपॉजिट करूंगा, 2-3 दिन में मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। दूसरा फास्टर मोड है, मैं डायरेक्टली इस अकाउंट में जाऊंगा, आईसीआईसीआई बैंक, किस में जाऊंगा, मैं बोलूंगा ये चेक है, राम ने मुझे बेयरर चेक इश्यू किया है, आईसीआईसीआई बैंक मुझे कैश में 40,000 देगी, बट मैंने कैश में लिया है, मैंने जाके उधर कैश निकाली। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, बेयरर चेक मुझे 40,000 चाहिए था, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक, मैं मेरे अकाउंट में जाके डिपॉजिट करूंगा, 2-3 दिन में पैसे आ जाएंगे, या मैं डायरेक्टली आईसीआईसीआई बैंक में जाऊंगा, चेक बोलूंगा देखो बेयरर चेक है, वो मुझे निकाल के 40,000 रुपए देगा, 2 मिनट में पैसे मिल जाएंगे, बिकॉज ये चेक कौन सा है, बेयरर चेक। इसलिए बेयरर चेक रिस्की होता है, अगर गुम गया मतलब इट इज एज गुड एज कैश इज लॉस्ट। बेयरर चेक गुम गया मतलब इट इज एज गुड एज कैश इज लॉस्ट, पैसे गए। नहीं करते आजकल, बैंक भी एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए बेयरर चेक का टाइप है, बट बेयरर चेक रहेगा बैंक बोलते हम नहीं करेंगे। तुम्हें पता है बैंक में जाके भी कैश निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं विड्रॉल स्लिप। बैंक में जाके स्लिप भरनी होती है जिससे तुम पैसे विड्रॉ करते हो, उसको बोलते हैं विड्रॉवल स्लिप। उसको कौन सी स्लिप बोलते हैं, विड्रॉवल स्लिप इज एग्जांपल ऑफ बेयरर चेक। पीछे आप साइन करते हो वगैरह, आई डोंट नो कभी तुम बैंक में जाके पैसे निकाले नहीं, आजकल सब एटीएम से पैसे निकालते, कौन बैंक में लाइन में खड़े रह के पैसे निकालने वाला है। हाँ, बट आपको 10-15 लाख कैश निकालनी है तो उस केस में एटीएम से नहीं, एटीएम में पैसे भी होने चाहिए, आप बैंक में खड़े लाइन में खड़े रह के पैसे निकालो, समझा। तो वो जो स्लिप तुम्हें भरनी होती है ना, उसको बोलते हैं विड्रॉवल स्लिप। दैट इज जो स्लिप भर के देगा तुम्हें, तो उसमें डायरेक्टली आपको इन कैश पैसे मिलेगा ना, काउंटर पे पैसे मिलेंगे, समझा। तो वो काइंड ऑफ बेयरर चेक है, वो काइंड ऑफ बेयरर चेक है। बट जब तुम्हें बेयरर चेक देने के जाऊंगा ना, तो आजकल बैंक सेफ साइड पे, बिकॉज अब मैं मेरे बैंक में जाऊं, मेरे बैंक में मुझे डिपॉजिट करना होगा,
फिर मेरी बैंक बोलेगी 2 दिन 1-2 दिन में वो हमारे बैंक उनके बैंक को, मेरा कहाँ पे अकाउंट है, कोटक महिंद्रा में, मैंने मेरे बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक बोलेगी हम इस चेक को आईसीआईसीआई वालों को प्रेजेंट करेंगे, फिर उनसे पैसे लेके हम आपको देंगे। 2-3 दिन लगते हैं इसके लिए। यस, तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या था, मैं खुद आईसीआईसीआई बैंक में जाऊं, मैं बोलूंगा देखो तुम्हारे कस्टमर ने मुझे बेरा चेक दी है, आप मुझे 40,000 दे दो। बट आजकल बैंक, क्या आईसीआईसीआई बैंक उनके कस्टमर के लिए केयर करेगी नहीं करेगी? करेगी। तो वो बोलेंगे आधार कार्ड दिखाओ, ये बोलेंगे आपके डिटेल्स दे दो, क्योंकि अगर ये 40,000 रुपए मुझे देते हैं, अगर उनका कस्टमर बोलता है आपने किसको दिए, तो उनके पास डिटेल्स होने चाहिए। तो इसलिए आजकल बैंक ने मैंडेटरी किया है, अगर बेरर चेक कोई प्रेजेंट करता है बैंक को, वो उसके सब डिटेल्स ले लेता है, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, जिससे उस बंदे को क्या किया जाए, बाद में ट्रैक किया जाए। अगर राम कल जाके बोला नहीं नहीं ये गलती से मेरे से मिसप्लेस हुआ ऐसा ऐसा, तो उसके बैंक को पूछेगा ना आपने किसको पेमेंट किया, मुझे बोलो। अब उनका कस्टमर है तो उस कस्टमर को हेल्प करना है, उनका काम ही नहीं करना है। यस, वो थोड़ी बोलेंगे तूने किया तो तेरा देख ले, तो बाद में अकाउंट बंद कर देगा। इसलिए आजकल बैंक, जब तुम बेरर चेक इश्यू करते हो ना, वो मतलब तुमने बेरर चेक प्रेजेंट किया, मैं गया पैसे लेने के लिए, तो वो मेरे से मेरे डिटेल्स मांग लेंगे, ऐसे डिटेल्स मांगेंगे जो बाद में क्या हो सकते हैं, वेरीफाई, लाइक आधार कार्ड पूछेंगे, पैन नंबर पूछ सकते हैं, समझ में आ रहा है? कुछ तो ऐसा पूछेंगे जहां से मेरी हिस्ट्री ट्रैक हो सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये मेरे लिए कर रहे हो, वो उनके कस्टमर के सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तो कभी भी लाइफ में बेरर चेक इश्यू नहीं करना, इतना है तो कैश दे दो ना, इतना है तो करंट कैश निकाल के दे दो ना। बेरर चेक इसलिए इश्यू नहीं करना है क्योंकि इट इज वेरी रिस्की। समझा? बेरर चेक, बेरर चेक इज अ चेक इन विच नेम ऑफ द पेई इज नॉट रिटर्न, नेम ऑफ द पेई इज नॉट रिटर्न। समझा बेरर चेक? सिंपल था बेरर चेक की कंसेप्ट। इट इज एज गुड एज कैश। आपने, मैं बहुत एग्जांपल देता हूं, जाने सर आपने बोला कि एक्सिस बैंक वाले भी पूछेंगे, वो सिर्फ उनको क्या लेने देना है, एक्सिस बैंक क्यों पूछेगी? एक्सिस बैंक, मैं तो एक्सिस बैंक का कस्टमर हूं, मैंने बोला ये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट किया, जाओ, राइट। एक्सिस बैंक इस बैंक में, इस बैंक से पैसे निकाल लेगी, एक्सिस बैंक आईसीआईसीआई को प्रेजेंट, तो सब डॉक्यूमेंटेशन अपने आप आ गया ना, तो डॉक्यूमेंटेशन अपने आप होगा। बेरर चेक जनरली लोग, बेरर चेक इन कैश होता है, जनरली लोग खुद के अकाउंट में जाके क्यों डिपॉजिट करते बैठेंगे? बेरर चेक मतलब फास्टर वे ऑफ मेकिंग द पेमेंट है। तो मैं तुरंत क्या चाहिए, मैं बेरर चेक इश्यू करता हूं, तो मेरे अकाउंट से हम मेरे बैंक में जाके पैसे निकाल के लेकर, तो मतलब ऐसे नहीं कि ये कैंप में, तो कैंप में आना पड़ेगा। आप आईसीआईसीआई बैंक अक्रॉस द इंडिया कहां से भी हो क्या कर सकते हो, इन कैश कर सकते हो। समझा? दिस पहले होता था फास्टर वे ऑफ मेकिंग द पेमेंट, बट आजकल आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, तो बेरर चेक का एक्चुअल रिलेवेंस क्या हुआ है, कम। आपको इतना ही जरूरत कैश है तो मैं आईएमपीएस कर देता हूँ, दूसरे सेकंड को पैसे आ जाएंगे, तो बेरर चेक क्यों इश्यू कर रहे हो? पहले के जमाने में जब वो इंटरनेट बैंकिंग नहीं था तब बेरर चेक का रिलेवेंस था, आज नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, इट इज एज गुड एज कैश। इसलिए आज कभी भी बेरर चेक इश्यू नहीं करना है, ऑन योर सेफ्टी, खुद के सेफ्टी के लिए कभी भी बेरर चेक इश्यू, और लेना भी नहीं किसी से बेरर चेक, तुमसे गुम हो गया तो। समझ में आ रहा है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना। आपने मूवीज देखे होंगे, बॉलीवुड मूवीज पुराने वाले वगैरह, लड़का गरीब रहता है, लड़की बहुत रिच रहती है, वो हीरो हीरोइन को पटाता है, तो फिर हीरोइन के बाप बोलता है कि ये मेरे इस्टेट के पीछे है, और वो बोलता है, ऐसे चेक फेंकता है, बोलता है जितना पैसा भरना है लिख, साइन करके फेंक देता है, नाम नहीं लिखता, कुछ नहीं, वो बेरर चेक है। वो कौन सा चेक है? बेरर चेक। क्योंकि उसने हीरो का भी नाम नहीं पूछा, तेरा नाम क्या है, क्या पूछा, क्या तेरा नाम क्या, मैं लिखता हूँ, बोलता है अमाउंट भी नहीं लिखता, मतलब ऐसे दिखाते हैं कि बहुत रिच है, कि तू कुछ भी अमाउंट लेके उतना निकाल सकता है। मतलब दिस इज वे कि बहुत बड़ी मूवी है, बहुत बड़ी बजट की, तो एक्चुअली थोड़ी पैसे है, ठीक है, ध्यान देना। ऐसे क्या दिखाते हैं वो, ऐसे डायरेक्टली चेक रख, तुझे जो अमाउंट लिखनी लिख, चला जा, ठीक है। वो जो चेक इश्यू किया है ना लड़की के पापा ने, वो है बेरर चेक। अब हीरो अगर सच्ची में कॉमर्स बैकग्राउंड का रहता तो पहले पैसे निकाल लेगा और फिर लड़की को भी लेके जाएगा, बराबर ना? अब उधर पैसे नहीं पापा के पास, तो उसने पूछना चाहिए कितना पैसा है आपके अकाउंट में, और वो पूरी अमाउंट लिख देने की, कैश लेके
लड़की को भी लेके जाने का। ज्यादा लिखोगे तो चेक बाउंस होगा ना। अगर अकाउंट में 10 लाख है और आपने 12 लाख लिख दिए तो चेक तो पास नहीं होगा, चेक तो पास नहीं होगा ना। और ये बिजनेस नहीं है कि वो करंट अकाउंट का चेक देते जिसमें वो ड्रॉप वगैरह रहेगा, ये सेविंग अकाउंट का चेक होगा ना। समझने का ट्राई करो, ठीक है। तो बेयरर चेक वो कंसेप्ट है कि जिसमें राइट यू डोंट राइट द नेम ऑफ द पे। तो ये अपने आप क्या हो जाता है मैडम, और बेयरर लिखा होता है, इसलिए वो अपने आप क्या हो गया मैडम, पे टू। यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं, मतलब वो क्या हो गया, पे टू होम बेयरर। समझा? दिस इज कॉल्ड एज विच चेक, बेयरर चेक। दूसरा चेक होता है ऑर्डर चेक। फॉर्मेट आप समझ लेना, ये मैं शेयर कर दूंगा, आप बाद में घर पे जाके लिखना। ऑर्डर चेक, order check is a check in which name of pay is written. Name of pay is written. क्या बोला मैंने, जिसमें नेम ऑफ द पे इज रिटर्न। ठीक है, आगे, ठीक है। अब ध्यान देना, यही चेक ऑर्डर चेक में कैसे कन्वर्ट होगा, सेम चेक है, ऑर्डर चेक में कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान देना। आप यहां पे लिख दो पे टू विजय सेल्स एंड यू विल कैंसल और बेयरर, बाकी एज इट इज है। ये चेक कौन सा हो गया, ऑर्डर चेक। तो आपने आपके आईसीआईसीआई बैंक को क्या ऑर्डर किए, किसको पे करो, विजय सेल्स को। समझो फर्क, बेयरर अगर पे का नाम नहीं है तो बेयरर चेक, नाम नहीं लिखा मतलब अपने आप और क्या हो गया मैडम, बेयरर हो गया ना। समझा? एंड इफ यू राइट द नेम ऑफ द पे इट विल बिकम राइट ऑर्डर चेक, इसको बोला जाता है ऑर्डर चेक। हाँ, नाम लिख देने का तो ऑर्डर बन गया, ऑब्वियसली ना। और उधर नाम लिख दिया, जिसको पेमेंट करना है उसका नाम लिख दिया, तो कौन सा हो गया, ऑर्डर चेक। ये भी थोड़ा रिस्की है, क्यों, बिकॉज इसमें विजय सेल्स वाले ये चेक किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने विजय सेल को चेक दिया, यही चेक किसी और को भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। लिख लेना एंडोर्समेंट। अरे हम बोलते हैं ना, महेंद्र सिंह धोनी ने इसको एंडोर्स किया, इस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है, राइट, एडवर्टाइज कर रहा है, आप उसको बोलते हैं एंडोर्स करना, मतलब सपोर्ट करना, काइंड ऑफ दैट। समझा? सो एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मतलब ट्रांसफर द ओनरशिप इन डॉक्यूमेंट। ओनरशिप मतलब टाइटल, टाइटल तुम्हारे पास रहता है, उसका टाइटल तुम्हारे पास है, नाम तुम्हारे पास है, मतलब तुम उसके ओनर हो। ट्रांसफर द टाइटल और ओनरशिप इन डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे चेक हो, डॉक्यूमेंट क्या है, चेक, यहाँ पे वो क्या है, चेक बाय डिलीवरी। अगर मैंने ऐसा चेक विजय सेल्स को दे दिया, ये चेक कौन सा मैडम, ऑर्डर, विजय सेल्स वाले ये चेक किसी और को ऐसे ही हाथ में पीछे साइन करके दे देंगे, लिखेंगे एंडोर्स टू, सपोज विजय सेल्स ने ट्रांसफर किया, मान के चलो XYZ को, तो विजय सेल्स इसके पीछे लिख देंगे ट्रांसफर टू XYZ और साइन कर देंगे, तो वो किसको, किसके नाम पे ट्रांसफर हो गया, XYZ उसके पीछे उधर नीचे लिख लेगा ट्रांसफर टू ABC, साइन करके वो किसके नाम पे गया, ABC। समझ में आ रहा है? अरे वो चेक एक के हाथ, करेंसी नोट इज आल्सो एंडोर्सेबल। मेरे पास 1000 200 2000 की नोट है, मैंने तुम्हें दे दी, तुम ओनर हो गए मैडम, क्या मुझे कुछ साइन बिन करनी पड़ती है क्या, तूने उसको दे दी, वो ओनर हो गई। जस्ट बाय डिलीवरी यू आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप। डिलीवर करके आप उसकी क्या कर रहे हो, ओनरशिप। ऐसे लैंड के केस में डिलीवर करके होता है क्या, 7/12 डिलीवर, उसमें पूरा क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। फ्लैट का इंडेक्स 2 अगर आपको सेल करना है तो पूरा वहां पे लाइक आपको सब रजिस्टर ऑफिस में जाके थंब
राइट, रेटिना स्कैनिंग, विटनेस, सबके सामने वो साइन वगैरह करना होता है। करेंसी नोट करने के लिए ऐसे कुछ करना होता है क्या? आप डायरेक्टली थमा दो उसके साथ हाथ में पैसे। मूवी का टिकट है मैडम, तूने मूवी का टिकट निकाला है, तुझे जाना नहीं हुआ, तूने तेरे फ्रेंड को दिया, क्या उधर क्या तो उससे साइन भी लग लेती है क्या? क्या आईनॉक्स के उनको भी स्टाफ को बुलाया, तू भी है वो भी है, मैं नहीं आ रही, मैं इसको भेज रही हूँ, जरूरत है क्या? क्या फिर भी तो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकती जस्ट बाय गिविंग। वो पूछेंगे भी क्या? उनको खाली क्या चाहिए? टिकट चाहिए। उस टिकट पे तेरा भी नाम नहीं, उसका भी नाम नहीं है, तो हाउ यू ट्रांसफर द ओनरशिप? बाय डिलीवरी। हाँ, तो रिस्क है। क्या रिस्क है? एग्जाम्पल, मेरे पास ऐसे चेक आया है, मैं किसी ने गन रख दी, बोले चेक मुझे दे दे, तो मुझे साइन करके वो ले सकता है। समझा नहीं समझा? चेक है, ये चेक कौन सा है? ऑर्डर चेक है। अब जिसने गन रखी उसको पता है, या तो बोलेगा बेरर चेक है तो मुझे दे दे, या ऑर्डर चेक है तो मुझे दे दे। बेरर चेक में वो डायरेक्टली चेक निकालेगा तुमसे, ऑर्डर चेक में बोलेगा पीछे साइन कर दे, ट्रांसफर इन माय फेवर, साइन करके। समझा? तो ऑर्डर चेक भी क्या हो गया? थोड़ा रिस्की हो गया। बेरर चेक से थोड़ा कम रिस्की, बट रिस्की है, बिकॉज आप पीछे साइन करके वो चेक क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ये बेरर को नहीं मिलेगा, ये गारंटी। सपोज विजय सेल का चेक नीचे गिर गया, ठीक है, आपको मिल गया, ये तो गारंटी है आपके अकाउंट में पैसा जमा नहीं हो गया, आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि पीछे अगर आपको चाहिए ना, तो आपको विजय सेल्स वालों के पीछे साइन चाहिए कि ट्रांसफर इन योर फेवर। तो बेरर चेक से क्या हो गया? थोड़ा कम रिस्की हो गया। बेरर चेक में चेक मिल गया, तुम्हारा हो गया। अब यही ऑर्डर चेक तुम्हें मिलता है, तो ये तुम तुम्हारे अकाउंट में जाके डिपॉजिट नहीं कर सकते, ना ही तुम आईसीआईसीआई बैंक में जाके बोल सकते मुझे पैसे दे दो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है पे टू होम विजय सेल्स। वो बोलेंगे ठीक है हम तुम्हें पैसे देंगे, बट विजय सेल की साइन किधर है? पीछे, कि तुम्हें देना है। थोड़ा क्या हो गया ये? सेफ। तो बेरर चेक से क्या हो गया? सेफ। हाँ, अगर पीछे विजय सेल्स वाले साइन करते ट्रांसफर टू यू, तो तुम्हें वो पैसे मिल जाएंगे, बट ये फिर भी तुम्हें कैश में नहीं मिलते। ये क्या? तुम्हें डिपॉजिट करना होता है। बेरर चेक कैश में कन्वर्ट होता है, डायरेक्टली कैश मिल सकती है, बाकी कोई भी चेक डायरेक्टली कैश में मिलता है, तुम्हें तुम्हारे अकाउंट में जाके डिपॉजिट करना होगा और 2-3 दिन के बाद पैसे मिलेंगे। बेरर चेक क्विक पेमेंट के लिए पहले यूज होता था, एकदम क्विकली पेमेंट करना है ना, तो पहले बेरर चेक यूज होता था। आजकल बेरर चेक राइट यूज होते नहीं है। आगे ध्यान देना, यहां तक क्लियर है क्या? बोलो मुझे। राइट, ये आ गया तुम्हारा बेरर चेक। सो ऑर्डर चेक, अच्छा बेरर चेक के लिए कुछ बेरर चेक कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय गिविंग डिलीवरी। ऑर्डर चेक को ट्रांसफर करना है तो तुम्हें एंडोर्समेंट करना होगा, पीछे साइन करनी पड़ेगी, पीछे साइन करके तुम किसी और को दे सकते हो। सपोज राम ने सीता को चेक इश्यू किया, ऑर्डर चेक, सीता पीछे साइन करेगी, लाइक ट्रांसफर टू लक्ष्मण, लक्ष्मण को देगी। लक्ष्मण ने किया ट्रांसफर टू हनुमान, हनुमान को देगी। हनुमान ने किया ट्रांसफर टू रावण, रावण को। तो ऐसे तुम क्या कर सकते हो? किसी को भी वो चेक क्या कर सकते हो? दे सकते हो। चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है। आज अगर चेक ड्रॉ किया है तो ये कब तक क्लियर होना चाहिए? 3 मंथ्स के भीतर होना चाहिए। हमेशा याद रखना, चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है, मतलब उसके पहले वो चेक क्लियर होना चाहिए। अगर 3 मंथ्स के भीतर चेक क्लियर नहीं होता है तो चेक आउटडेट हो जाता है, राइट। फिर वो चेक प्रेजेंट हो सकता है क्या? नहीं। बैंक एक्सेप्ट करती है क्या? नहीं। तो चेक की भी वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स। समझा? क्लियर है यहां तक? तो ये आ गया तुम्हारा विच चेक? ऑर्डर चेक। तीसरा टाइप का जो चेक होता है ना, वो होता है क्रॉस चेक। कौन सा चेक होता है? क्रॉस। मैं यहां पे लिखता हूं क्रॉस चेक। कोई भी चेक, हर चेक की वैलिडिटी, जिस दिन तुमने चेक बनाया ना उसके 3 मंथ्स के भीतर वो चेक क्लियर ही होना चाहिए, तो उस चेक की वैल्यू 0 हो जाती है। क्रॉस चेक। अब क्या है, ध्यान देना, ये पहले तुम्हारा कौन सा चेक था? बेयरर चेक। ये कौन सा चेक था? बेयरर। ध्यान देना, क्रॉस चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना होता है? ध्यान देना, पहले तो तुम्हें उसका नाम लिखना होगा जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, जिसका नाम है विजय सेल्स, पे इज विजय सेल्स। ये कौन सा चेक हो गया? खाली पे और बेयरर कैंसिल करने से कौन सा बन गया? ऑर्डर चेक। क्या ये तुम
पीछे साइन करके एंडोर्स करके दे सकते हो किसी और को? यस। आप इसको बोलते हैं क्रॉस चेक, और कोई लोग बोलते हैं अकाउंट पे ही चेक। दूसरा नाम है अकाउंट पे ही चेक। आप ऐसे क्रॉस करके बीच में लिखते हो अकाउंट पे। समझा? क्रॉस चेक, बेरर चेक, फिर ऑर्डर चेक, फिर क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक भी लोग बोलते हैं। इसमें मतलब क्या होगा मैडम, ये गुम भी गया ना तो भी टेंशन नहीं। क्यों? बिकॉज इसमें नाम लिखा है विजय सेल्स का। बेरर चेक जैसे टेंशन नहीं है, गुम गया मतलब गया। अच्छा, अब तुम विजय सेल्स के स्टाफ को बोल रहे हो हमारे नाम पे कर दे, आप गन भी रखोगे तो भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो बोलेगा भाई ये चेक अकाउंट पे ही है, क्रॉस चेक है ये, मैं पीछे साइन भी करूंगा तो भी मैं एंडोर्स नहीं कर सकता। दिस चेक इवन कैन नॉट बी एंडोर्स्ड। ऑर्डर चेक कैन बी एंडोर्स्ड, आप उसको फोर्स करके आप पे नाम पे वो चेक करवा सकते हो, बट ये चेक तुम उसके नाम पे कर भी नहीं सकते। आप बोलते भाई तू मुझे मारेगा भी तो भी मैं नाम नहीं कर सकता, मतलब तुमने गलत चेक के साथ पंगा लिया है। ये अकाउंट पे ही चेक को मैं एंडोर्स नहीं कर सकता, पहले उसको मेरे अकाउंट में डालना होगा, फिर मुझे पैसे मिलेंगे, फिर मैं तुझे दे सकता हूं। समझा तुम्हें? अगर अगर तुम्हें कहां पे डाका भी डालना है, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का चेक है। मैडम बेरर चेक मिला तो लेके डायरेक्टली बैंक में, उसके बैंक में जाओ, पैसे निकाल दो। दूसरा ऑर्डर चेक है तो उससे पीछे साइन करवा के तुम्हारे नाम पे करवा दो। मैडम अकाउंट पे ही चेक में आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो चेक उसके ही अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए, उसके अकाउंट में पहले पैसे आएंगे, फिर तुम्हें वो पैसे मिलेंगे, फिर तुम उससे पैसे निकाल सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आ गया। तो सबसे सेफ चेक कौन सा होता है? क्रॉस अकाउंट पे ही चेक। यहाँ पे लिखा है अकाउंट पे, मतलब ये चेक खाली किसके अकाउंट में डिपॉजिट होगा? जो पेई है, विजय सेल्स, दूसरा हो ही नहीं सकता, उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, किसी और के अकाउंट में नहीं जाएगा। सो जब कभी भी तुम रियल लाइफ में चेक इश्यू करते हो, द चेक दैट वन शुड इश्यू इज ऑलवेज ए अकाउंट पे ही क्रॉस चेक। ऐसे क्रॉस, कोई लोग इधर भी क्रॉस करते हैं, चलता है, कोई इश्यू, ठीक है। जनरली लोग इधर कोने में क्रॉस करते हैं एंड दे राइट अकाउंट पे। क्रॉस किया तो भी बहुत हो गया, बट अकाउंट पे लिखना और उसको सेफ बना देता है, बाकी कुछ नहीं। सो कभी भी तुम किसी को चेक इश्यू करोगे तो मेक श्योर इट इज क्रॉस चेक, एटलीस्ट क्रॉस तो करके रहो। अकाउंट पे नहीं लिखा तो एक बार चल जाएगा, बट क्रॉस करके रखना है। क्रॉस करने से वो चेक हो जाता है सबसे सेफ। तो समझे 3 टाइप्स ऑफ चेक्स? कुछ डिफिकल्ट है? अगर पेई का नाम नहीं लिखा तो बेरर चेक, खाली पेई का नाम लिखा है तो ऑर्डर चेक, एंड अगर आपने उसको पेई का नाम लिख के क्रॉस भी किया है तो क्या हो जाएगा है? क्रॉस्ड चेक। समझा? कोई बोलेगा सर क्रॉस किया है और पेई का नाम नहीं लिखा है, तो तुम्हारा नाम लिख दो। बराबर ना? खाली क्रॉस किया है और पेई का नाम नहीं लिखा है तो तुम्हारा लिख दो, जाओ तुम्हारे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट आ जाएगा। समझा? बट पहले विजय से लिखकर अकाउंट पे लिखा है तो तुम कुछ कर सकते हो इसके लिए? नहीं। इसलिए चेक ऐसे कभी भी ब्लैंक चेक कभी भी साइन नहीं करना होता मैडम। नेवर एवर साइन ब्लैंक चेक। कोई क्या नाम लिख देगा, कोई गारंटी है क्या? नहीं। और क्या अमाउंट लिख देगा तुम्हें क्या पता? जैसे ब्लैंक पेज पे साइन नहीं करते वैसे ब्लैंक चेक पे भी साइन नहीं करते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ब्लैंक पेज पे कभी भी साइन नहीं करते, क्योंकि उस पेज पे कोई बाद में क्या प्रिंट कर रहा है तुम्हें क्या पता। इसलिए ब्लैंक पेज मतलब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे एंड ब्लैंक चेक पे कभी भी साइन नहीं करनी होती है। कोई कितना भी फोर्स करे, कोई कितना भी ट्रस्टवर्दी क्यों ना रहे, नेवर एवर साइन ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट एंड ब्लैंक चेक, कभी भी नहीं। समझ में आ रहा है? सो दिस इज वन गुड थिंग वन शुड लर्न कि ऐसे ब्लैंक चीजों पे कभी भी साइन नहीं करनी होती, और विदाउट रीडिंग टर्म्स एंड कंडीशन कभी भी कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करनी होती। हम करते हैं बहुत जगह पे, बट नेवर डू दैट। फर्स्ट make sure you are aware about the all terms and conditions, and then only you will enter into a contract or transaction. बाद में नुकसान होने से बेटर पहले ही you should be aware of it. फोरहैंड अगर चीजें पता है तो इट्स ऑलवेज गुड। इसलिए इन्फॉर्म डिसीजन लेनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं, हमें सब चीजें पता है और अब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या
डिसीजन ले रहे हैं। क्लियर है? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चेक्स, देयर आर 3 पार्टीज टू द चेक, ड्रॉवर द पर्सन हु साइंस द चेक, हु गिव्स द चेक, पेई द पर्सन टू whom you are giving the check, जिसको पेमेंट करना आपको है, एंड तीसरा होता है ड्रॉवी, जिस बैंक का चेक आप इश्यू कर रहे हो उस बैंक को बोलते हैं ड्रॉवी बैंक, और उस जिसको चेक दिया उसके बैंक का कोई यहाँ पे रेफरेंस आएगा क्या? आता भी नहीं, उसकी बैंक कोई भी नहीं, तो मुझे क्या लेने देना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है यहाँ तक? तो चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है? क्लियर है? यस।